वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 21/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग 21/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया कि एक दीवार है, उससे लगी क्या है, एक सीढ़ी है, और सीढ़ी का यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बनाता है, तो उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री बनाता है। ये आपसे यहाँ पर बोला गया कि ये जो है कितना बनाता है, 45 डिग्री बनाता है। ये जो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, तो ये 45 है, ये 90 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ पर से बोला गया है कि ये जो आपकी दीवार है और ये जो आपकी सीढ़ी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 4√2 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 4√2 मीटर। और यहाँ पर अगर ये 4√2 मीटर है तो ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगे, तो ये 4√2 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4√2 मीटर हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, सीढ़ी की लंबाई पूछी जाए। तो सीढ़ी आपका कौन सा था, ये आपका सीढ़ी है, ये जो आपका क्या है वो सीढ़ी है, तो यानी कि लैडर है। तो ये अगर इसकी अगर लंबाई निकालनी है तो इसका क्या करेंगे, हाइपोटेनस थ्योरम से यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, ये अगर 4√2 है, ये 4√2 है, तो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का योग कर का अंडर रूट निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 चौक 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 8। यानी कि इस सीढ़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 8 मीटर आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते तो हाइपोटेनस से निकालने के लिए आपको इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से कर लीजिए कि 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 4√2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये सारी संख्याएं दी गई है और क्या पूछा जा रहा है, इनका एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी अंडर रूट है या फिर क्यूब रूट में है सभी को क्या करेंगे, पहले उसे बाहर निकालेंगे क्यूब रूट और अंडर रूट से। तो यहाँ पर 169 यानी कि यहाँ पर क्या अंडर रूट है, तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 13। 27 यहाँ पर है तो 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का। 27 को अगर क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाता है, 3। 3 तिया 9 तिया 27 होता है, यानी कि 3, यानी कि 27 का क्यूब रूट आपका 3 होता है। उसी तरीके से 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 होता है, यानी कि 4 हो जाएगा। 64 का क्यूब रूट 4 होगा। उसी तरीके से 144 का अंडर रूट कितना होगा, 12 होता है। 144 का अंडर रूट 12 होता है। तो अब क्या पूछा जा रहा है, इन सभी संख्याओं का हमें क्या लेना है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम लेना है। तो एलसीएम यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 13 तिया 39, 39 आपका चौक, 39 चौक आपका कितना हो जाता है, 39 इंटू 4 करेंगे, यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। क्योंकि 12 इसमें तो 4 आ गया, 3 इसमें आ गया, यानी कि 12 हमें लेने की जरूरत नहीं। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 9 चौक 36, 4 तिया 12, 3 15, यानी कि 156 आपका क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम होगा। तो यही आपका आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये अकेले किसी कार्य के 2/5 भागों को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य के 3/4 भागों को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि ए और बी अकेले अकेले कुल काम कितना समय में करेगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे। तो ए का यहाँ पर क्या दिया गया कि ए जो है 2/5 काम कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो ए अगर 2/5 काम 12 दिन में करता है तो हमें क्या निकालना है कि ए टोटल काम यानी कि कुल कार्य हमेशा 1 होता है।
तो एक अगर टोटल काम एक निकालना है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, यानी कि एक काम जो है कितना दिन में करेगा, ए 30 दिन में करेगा, यानी कि ए अकेले मिलकर उस काम को 30 दिन में करेगा। उसी तरीके से बी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 3/4 बराबर 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौक 100/3, यानी कि बी जो है अकेले 100/3 दिन में काम को पूरा करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 का और 100 का, 100/3 नहीं देखेंगे यहाँ पर, सिर्फ 100 का, 30 का और 100 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 300। 300 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10, यानी कि एक ही कार्य क्षमता 10 है। और 300 को 100/3 से डिवाइड करेंगे, 300 को 100/3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 तिया 9, यानी कि बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 9 आ गई। ए की कार्य क्षमता 10 है, बी की कार्य क्षमता 9 है। हमें क्या निकालना है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो समय निकालने का मैंने फार्मूला पहले वाले वीडियो में बता रखा है। ये क्या होता है, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो टोटल करना कितना काम है, 300 टोटल काम करना है, और दोनों मिलकर करेंगे। काम को कौन करेंगे, ए और बी मिलकर करेंगे। तो ए और बी का मिलाकर कार्य क्षमता कितना है, 10 और 9 19 है, यानी कि समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता टोटल कितना है, 19, यानी कि इतना समय लगेगा अगर दोनों मिलकर काम को करते हैं तब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर उस संख्या को कहते हैं जो या तो 1 से कटे या फिर वह संख्या खुद से कटे। वही संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होती है। तो 157 आपका प्राइम नंबर है। 121 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 11 से कटता है। 121 11 से कटता है। 1131 भी आपका क्या, सॉरी 1100 नहीं, 1331 भी आपका क्या 11 से कटता है। ये आपका क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, यानी कि ये भी संख्या 11 से कटती है। और 81 भी आपका क्या है, 9 का स्क्वायर है, यानी कि ये 3 से कटेगी, 9 से भी कटेगी और काफ़ी संख्याओं से कटेगी। तो ये तीनों संख्या किसी न किसी संख्या से अन्य से, यानी कि एक और खुद से, इससे ज़्यादा किसी अन्य संख्या से कट रही है तो वह प्राइम नंबर नहीं होगी। तो ये 11 से यानी कि अन्य संख्याओं से कट रही है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। एक आपका प्राइम नंबर है, कौन है, 157, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपका दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि मान क्या होगा इसका पूरा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन क्या दिया गया, साइन 48 डिग्री प्लस थीटा दिया गया है। क्या दिया गया, 48 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पर कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन लिख सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, ये आपका यहाँ पर 90 माइनस 42 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका इतना होगा। इसे तोड़ेंगे, इसे जब इतने को यहाँ पर तोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सही से यहाँ पर लिखेंगे तो 90 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस 42 करेंगे तो आपका 48 डिग्री होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, ये आपका माइनस साइन 48 डिग्री प्लस थीटा, ये प्लस में तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 400 रुपये की राशि का ब्याज 450 रुपये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि 1 साल में कितने रुपये का ब्याज मिलेगा। अगर आपका धनराशि 400 रुपये है और 1 साल में 5% ब्याज हमें देना है तो 1 साल में कितना रुपया हमें ब्याज देना होगा। तो हमें क्या निकालेंगे, 400 का 5%। तो 400 का 5% कितना होगा, 20 रुपया, यानी कि 1 साल में कितना ब्याज लगता है, 20 रुपया ब्याज लगता है। और टोटल ब्याज हमें चाहिए कितना, 450 रुपये। तो यानी कि अगर टोटल ब्याज जितना हमें चाहिए उसका ब्याज से अगर 1 साल का ब्याज डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, समय यानी कि टाइम आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 0 चला गया, 45/2 आपका कितना आ जाएगा, 22.5 साल, यानी कि 22.5 साल में 400 रुपये की धनराशि पर 450 रुपया ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर यश बराबर, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि 4 इंटू माध्य, यानी कि 4 गुना माध्य प्लस 2 गुना बहुलक माइनस 8 गुना माध्यिका क्या होगा।
तो हमें क्या निकालना होगा, मीन निकालना होगा, मॉड निकालना होगा और मीडियन निकालना होगा। तो पहले यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं इन संख्याओं के आधार पर, ये जो संख्या दी गई है उनके आधार पर हमें तीनों चीज़ें निकालनी होगी। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, माध्य यानी कि मीन निकाल लेते हैं। तो मीन आपका निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहले जो संख्याएं दी गई है उनका क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे और फिर सभी अंकों यानी कि जितनी अंक है उनसे डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा। तो सभी को पहले जोड़ लेते तो 16 16 9 आपका कितना हो जाएगा 25 25 4 29 29 1 कितना हो जाएगा 30 और टोटल संख्याएं कितनी है तो 4 3 7 2 9 1 10। तो यहाँ पर से आपका टोटल संख्याओं का योग 30 है, टोटल नंबर 10 है, डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा। 2 0 0 चला गया यानी कि मीन आपका माध्य कितना आ गया 3। अब हमें क्या चाहिए, मॉड यानी कि बहुलक चाहिए। तो मॉड आपका क्या होता है निकालने का तरीका, जो भी यहाँ पर संख्याएं दी गई है उनमें से कौन सी संख्या यानी कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार रिपीट किया गया। तो 4 सबसे अधिक बार है, कितने बार है 4 बार है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बहुलक यानी कि मॉड कितना हो गया 4। अब हमें क्या चाहिए, मीडियन यानी कि माध्यिका चाहिए। तो मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी पहले संख्या दी गई उसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे। तो ये तो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर हमें क्या ढूंढनी होगी, बीच की संख्याएं ढूंढनी होगी। तो टोटल कितने संख्याएं 10 संख्या। तो बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, जो 5 और 6वें नंबर के, जो 5वें और 6ठे नंबर के बीच वाली संख्या क्या होगी, मीडियन होगी। तो 5वीं संख्या कौन सी है यहाँ पर आपका 3 2 5। तो 5वीं संख्या ये है, 6ठी संख्या भी ये है। तो 3 और 3 का यानी कि 3 और 3 के बीच की संख्या क्या होगी, तो बीच की संख्या 3 ही होगी। अगर आप निकालना चाहते हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, 3 + 3 टोटल संख्याएं कितनी है 2, 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि मीडियन आपका कितना होगा 3 ही होगा। तो आपका मीन भी कितना आ गया 3, मॉड आपका 4, मीडियन 3 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे सभी का, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करना है, 4 इंटू माध्य यानी कि मीन कितना था 3 + 2 इंटू बहुलक कितना था 4, तो 4 पुट कर देंगे, -8 इंटू माध्यिका कितनी थी 3 यानी कि मीडियन 3 थी। हल करेंगे कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 + 4 दूनी 8 माइनस कितना हो जाएगा 8 तिया 24। तो 12 8 कितना होता है 20, 20 - 24 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा -4 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक महिला जो है एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। तो इसका जो है जब हैंडशेक का आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाए कि कितनी बार वे एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तब जो है उसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, n × n-1/2 ये फार्मूला होता है। यानी कि जब व्यक्तियों की संख्या दी गई रहे और आपसे बोला जाए कि आपस में वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने बार हाथ मिलाएंगे, तो उसका जो है निकालने के लिए यानी कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक निकालने के लिए ये आपका फार्मूला होता है। फार्मूला पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। n आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पर्सन या फिर जो भी चीज़ रही है उनका संख्या हो जाता है यहाँ पर। तो n यहाँ पर कितना है 40 व्यक्ति है और n-1 यानी कि 40 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 बट्टा नीचे 2, 2 से 20 यहाँ पर 40 काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा। 39 दूनी आपका कितना हो जाएगा 78 यानी कि 780 बार क्या करेंगे एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, अगर सभी लोगों को आपस में हाथ मिलाना है तो। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे यहाँ पर अब इसे हल करेंगे। तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, क्या आएगा यहाँ पर 8 माइनस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5 × 8/3 है। तो यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं 8/3 लिख सकते हैं। बाई आपका यहाँ पर नीचे लिखेंगे, 5 3 आपका कितना हो जाएगा नीचे 15 माइनस 6 या 3 कितना होता है 9 होता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 8 3 24 माइनस 8 25 40/3 और 15 में से 9 गया तो आपको कितना बचेगा यहाँ पर 15 में से 9 गया तो आपका 6। यहाँ पर से फिर आपका कितना आ जाएगा 24 में से -40 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -16। तो -16/3 ये 6 को नीचे को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। काटेंगे यहाँ पर 2 से तो ये 3 बार में ये 8 बार में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका आंसर -8/3 3 जा 9 यानी कि -8/9 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10।
यहाँ पर आपसे दिया गया है ये जो आपके ये यहाँ पर दिए गया और आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो जब इस तरीके से बटा में संख्या दी गई रहे तो करना कुछ नहीं होता। ए का अनुपात में वैल्यू 4 यूनिट ही होगा, बी का 5 यूनिट ही होगा, सी का 6 यूनिट होगा। यानी कि ए बी सी का अनुपात में वैल्यू 4:5:6 ही होगा। जब भी इस तरीके से बटा में दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप इस तरीके से रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो यहाँ पर इतना दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो 196 जो है किसका स्क्वायर होता है, 14 का, यानी कि अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 14। हल करेंगे, यहाँ पर 14 तिया कितना हो जाएगा, 42, यानी कि -42 आपका आ गया। यहाँ पर प्लस आपका क्या है, √x है, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। √x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 42 उधर भेजेंगे तो 22 और 22 नहीं सॉरी 22, 22 और 42 आपका कितना हो जाएगा, 64। यानी कि इधर अंडर रूट x बराबर कितना है, 64 है। तो x को अंडर रूट उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 का स्क्वायर। तो 64 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 4 चक 16 और 6 चक 24 दूनी 48 49 4 6 चक 36 4 40, यानी कि 64 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 4096। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी का अनुपात 7:9 है, बी और सी का 1:12 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बी का वैल्यू यूनिट में बराबर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बी का वैल्यू 9 यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट है। तो यहाँ पर 9 यूनिट है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 9 यूनिट ही होना चाहिए। यानी कि होल रेशियो में, पूरे रेशियो में क्या कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर बी और सी का कितना आ जाएगा, 9:12 नंबर कितना हो जाएगा, 108। तो यहाँ पर बी सी का कितना आ गया, 9:108, यानी कि बी बराबर हो गए। तो आपका यहाँ पर क्या करेंगे, आप रेशियो बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए यहाँ पर आपका कितना था, 7, बी आपका कितना है, 9, सी यहाँ पर से आपका चेंज करने पर कितना आया था, 108, यानी कि ए बी सी का अनुपात कितना हो गया आपका, 7:9:108। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे अब हम लोग, 7 से काटेंगे, 7 तिया कितना होता है, 21, 21 से 21 चला गया तो कितना बच गया, यहाँ पर से आपका 81 बच गया, माइनस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 2 आपका कितना हो जाएगा, 14/3। भाग है, भाग को गुना में चेंज करते तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाती है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 7/9 को क्या लिखेंगे, 9/7 लिखेंगे। इंटू आपका है 121 बटा आपका क्या आ जाएगा, 121/6। अब क्या करेंगे, इसे हल कर लेते। 7 दूनी आपका कितना होता है, 14, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में चला जाएगा, सॉरी 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार में, ये आपका 3 बार में जाएगा। 3 तिया आपका कितना हो जाता है, 9, 9 से 9 चला गया। तो यहाँ पर से अब आपका क्या बच गया, 81 - 121 बच गया। तो 81 - 121 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 4 12, यानी कि -40 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण लिया, जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है। यानी कि जो रेट है और जो समय है वो क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि अंकों में बराबर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 768 रुपये का भुगतान किया तो ब्याज के रूप में कितना प्राप्त किया। तो आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100 इक्वल टू क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यही फार्मूला बताया जाता है, फिर आपको वहाँ पर ट्रिक वाइज फिर अलग अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन ये आपका बेसिक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, 1200 रुपये। रेट यहाँ पर रेट और टाइम क्या है, बराबर है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, ब्याज की दर पूछा जा रहा है, यानी कि आर और क्या है, टी बराबर है। यानी कि रेट को तो हम आर लिखेंगे, टी को भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आर लिख सकते हैं, क्योंकि रेट पूछा जा रहा है तो हम लोग दोनों आर ही लिखते हैं। बटा नीचे कितना हो जाएगा, 100। साधारण ब्याज कितना दिया गया, 768 रुपया। हल करेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर से 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 12 से काटेंगे 768 को, कितने बार में चला जाएगा, 12 चौक 72, 12 चौक 48। इधर आपका क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर 64, उधर भेजेंगे तो अंडर रूट, तो आर जो है कितना आ जाएगा, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, यानी कि दर आपका कितना आ गया, 8%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित दोनों श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका और इसका क्या करना है, योग निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसे देखेंगे, ये वाला हम लोग पहले देख लेते, इस पर नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, 8 + 27 + 64, इस तरीके से सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखने को मिलता है कि 8 क्या है, आपका 2 का क्यूब है। 27 आपका क्या है, 27 आपका 3 का क्यूब है। क्या है, 3 का क्यूब है। 64 आपका क्या है, 4 का क्यूब है। उसी तरीके से आगे आपका क्या रहेगा, 125 रहेगा जो कि 5 का क्यूब रहेगा। 216 रहेगा जो कि 6 का क्यूब रहेगा। उसी तरीके से आगे 7, 8 का क्यूब रहेगा। और यहाँ पर क्या दिया गया, 1000। 1000 किसका क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग हमें निकालने के लिए दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर घनों का योग का फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए कि घनों का योग का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है। तो फॉर्मूला आपका हो जाता है n × n+1/2 का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो होता है लगातार, यानी कि प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का ये फॉर्मूला आता है। लेकिन ये प्रथम से तो शुरुआत नहीं हो रहा, ये जो आपका 2 से शुरुआत हो रहा है, यानी कि इसमें 1 का क्यूब नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग निकाल लेते हैं। उनमें से फिर बाद में क्या कर देंगे, 1 का क्यूब माइनस कर देंगे, तो आपके 8 से लेकर यानी कि 2 से लेकर 10 तक के घनों का योग आ जाएगा। तो पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर n आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर, यानी कि जितने प्राकृतिक संख्याओं का घन है। तो यहाँ पर आपका कितना है, 10 है। तो यानी कि n आपका कितना हो जाएगा, 10 × n+1 आपका कितना हो जाएगा, 10 है कि 11 बटा नीचे कितना हो जाएगा, 2 का यहाँ पर क्या करेंगे, होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे यहाँ पर 10 को तो 5 बार में चला जाएगा। 11 × 5 कितना होता है, 55। 55 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 2 5 × 5 = 25, आपका 5 × 5 = 25, 2 × 50 और 2 आपका कितना हो गया, 52, 5 फिर आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि 325 आपका क्या हो गया, 55 का स्क्वायर हो गया। लेकिन ये 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग है। उनमें से हमें क्या करना होगा, ये 1 का क्यूब माइनस करना होगा। क्या करना होगा, इसे माइनस करना होगा। तो 1 का क्यूब का मान कितना होगा, जब तोड़ेंगे तो 1 ही होगा। 1 पर पावर कुछ भी पुट कर दिया जाए, आपका वैल्यू 1 ही होता है हमेशा। तो इसमें से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो आपका 2 से लेकर 10 तक के घनों का योग आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस करने पर 3024 होगा। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गया, इसका योग पता चल गया। 8 से लेकर आपका 1000 तक के, ये आपका यानी कि 2 से लेकर 10 तक के घनों का योग 3024 है। फिर यहाँ पर ये दूसरा वाला श्रेणी देखेंगे तो यहाँ पर ये हमें क्या दिख रहा है, 2 4 6 8 10, इस तरीके से 8 आएगा फिर 10 आएगा। इस तरीके से हमें क्या दिख रहा है, लगातार सम संख्याएं दिख रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि लगातार अगर सम संख्याएं दी हुई रहे और उनका यानी कि प्रथम लगातार सम संख्याएं दिया हुआ रहे और उनका योग पूछे तो योग निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n × n+1 हो जाता है। क्या हो जाता है आपको, n × n+1 होता है। n यानी कि टोटल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ टर्म हो गए, और n+1। तो टोटल यहाँ पर संख्या कितने हो जाएंगे, 2 से लेकर 20 तक। तो 2 से लेकर 20 तक 10 सम संख्याएं होते हैं, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू आपका क्या है, n+1 यानी कि 10 + 1। तो कितना हो जाएगा, 10 है 1, 11, 11 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 110। तो हमें क्या करना, अब इन दोनों का योग यानी कि सम निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 3024 और 110। तो आपका 4 2 1 3 30 और 31, यानी कि 3124 आपका क्या हो जाएगा, योग होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो यह निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर यानी कि डिस्टेंस बराबर आपका क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो यहाँ पर चाल कितना दिया गया, 42 किलोमीटर, और समय कितना दिया गया, उस दूरी यानी कि इस चाल से कितना समय तय करता है, कितना समय तक जो है चलता है, 45 मिनट तक चलता है। लेकिन चाल किस में, किलोमीटर में, तो समय किस में होना चाहिए, घंटा में। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, गुना कर देंगे तो ये कुल दूरी हो जाएगी। फिर बोला जा रहा है कि इसी दूरी को
किस चाल से चले, तो मान लेते कि यस चाल से चलेगा। इस यस चाल से चलने पर कितना मिनट में पहुंच जाए, 35 मिनट में पहुंच जाए। लेकिन चाल हमें किलोमीटर में प्रति घंटा में चाहिए, तो यहाँ पर समय भी किस में होना चाहिए, घंटा में। तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। दूरी दोनों बराबर है, तो यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 60 चला गया। फिर आपका 7 पचे 35, 7 छक 42 कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 9 45 चला जाएगा। तो यस बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9 छक 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आ गई, चाल आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपसे दिया गया कि दो घनों के आयतन का अनुपात कितना है, 64:1331 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर घनों का यानी कि आपके क्यूब के आयतनों का यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, एक तरीके से भुजा का क्यूब यहाँ पर अनुपात दिया गया। तो अगर इस सभी का क्यूब रूट कर दे तो क्या निकल जाएगा, भुजा का अनुपात निकल जाएगा। अगर ये वॉल्यूम का जो अनुपात दिया गया है इसका क्यूब रूट निकाल ले, क्योंकि साइड क्यूब होता है। इस पर अगर साइड क्यूब बराबर 64 है, तो साइड निकालने के लिए इधर भेजेंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा। यानी कि 64 का क्यूब रूट कितना होगा, तो 4 होगा। और 1331 किसका क्यूब रूट, यानी कि 1331 का क्यूब रूट कितना होगा, तो 11 होगा। यानी कि एक घन की भुजा 4 यूनिट है और दूसरे घन की भुजा 11 यूनिट है। पूछा क्या जा रहा है, उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। क्या करेंगे, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका दोनों अनुपात आ जाएगा। तो 6 तो आपका क्या हो जाएगा, 6 आपका दोनों में आएगा, यानी कि पहले वाले घन में भी 6 आएंगे, दूसरे वाले 6 में घन वाले में भी 6 आएंगे। तो ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रहता है तो रेशियो में उसे चेंज करने पर क्या होते हैं, जो भी चीज़ कांस्टेंट रहते हैं वो कट जाते हैं। यानी कि 6 आपका पहले ही कट जाएगा, तो कट जाएगा तो पहले ही काट देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले वाले घन की भुजा कितनी थी, 4 यूनिट, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और दूसरे वाले घन की भुजा कितनी थी, 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 होगा। तो कितना हो जाएगा अनुपात, 16:121। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। करना क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफाई करना इसे, तो हल करेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट हट जाएंगे। पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, हट गए। 11 आपका कितना होता है, 121 से 121 चला गया, बचा कितना, 9। तो अंडर रूट 9 किसका वैल्यू होता है, तो 3 का वैल्यू होता है। अंडर रूट 9 3 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 75,000 की राशि 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने फार्मूला बताया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालने का, इसी वीडियो में बताया। तो फार्मूला क्या हो जाता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, 75,000। रेट यानी कि दर कितना है, तो 3 दूनी 6 5 11/3% है। और आपका समय कितना है, 5 साल है। इंटू नीचे 100 करेंगे, हल करेंगे, आपका साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हल कर लेते, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 3 से काटेंगे 750 को तो 250 बार में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर से, 25 25 125, 125 इंटू 11 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर से 1375, यानी 1375 पे 1 शून्य तो कितना हो जाएगा, 13,750 रुपये। ये आपका क्या आ गया, इतना साधारण ब्याज आ गया इन 5 सालों में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर 0.75 है, बटा नीचे कितना यक्स है, बराबर आपका कितना है, 25 है, बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 25:28 है, तो इसे 25/8 लिख सकते हैं। तो हल करेंगे यहाँ पर से, 25 से 0.75 को काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 0.03 बार में चला जाएगा। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, 8 तिया 24 यानी कि 0.24 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में पूछा जा रहा है तो फ्रैक्शन में ले आएंगे हम लोग, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 चला जाएगा, 4 से काटेंगे 6 बार में, ये 25 बार में। तो वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 6/25 आएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 721 है, उन संख्याओं का अनुपात 1:7 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का योग कितना होगा।
तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया, एलसीएम। एलसीएम में आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ गुना होता है और दोनों संख्याओं का को प्राइम फैक्टर आपस में गुना होते हैं। और ये जो आपका अनुपात में दिया गया है वो आपस में क्या है, को प्राइम है, यानी कि आपका जो संख्याएं होती है वो क्या होता है, एच एक्स होता है, एक आपका क्या हो जाता है, एच वाई होता है। यानी कि एच जो रहता है उन दोनों संख्याओं में पहले से ही गुणज होता है। अगर उन दोनों संख्याओं से एच यानी कि एचसीएफ निकाल लिया जाए तो जो दोनों आपस में बचते वो क्या होते हैं, आपस में को प्राइम होते हैं। तो यहाँ पर से ये जो अनुपात दिया गया असल में वो क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू दिया गया, यानी कि उन दोनों संख्या का बचा हुआ को प्राइम है। तो यहाँ पर से हम लोगों को क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, यानी कि एच का वैल्यू निकालना होगा। तो एच का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका एलसीएम दिया गया है 721, उनमें क्या करेंगे, इन दोनों का जो को प्राइम फैक्टर उसके गुणज से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, एचसीएफ यानी कि महत्तम निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 × 1 करेंगे तो 7, काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा आपका, यहाँ पर से 103 बार में चला जाएगा। यानी कि एचसीएफ कितना आ गया दोनों संख्याओं का, 103। हमें क्या चाहिए, योग चाहिए दोनों संख्याओं का। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एचसीएफ जो आपका कितना 103 है, एचसीएफ आपका कितना 103 है, और दोनों संख्याओं का अनुपात का योग कितना है, 7 × 1 8 है। गुना कर देंगे आपका दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर से 800, 8 × 24, यानी कि 824 आपका क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष बाद 12,000 रुपये और 9 वर्षों के बाद 15,000 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले समय में अंतर कितना है, समय में अंतर 3 साल का है, कितना है, 3 ईयर्स का समय का अंतर है। और यहाँ पर अमाउंट यानी कि मिश्र धन का अंतर कितना है, तो 15 - 12,000 यानी कि 3,000 का अंतर है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 साल का साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 1 साल का साधारण ब्याज आपका 3 से भागा करेंगे 3,000 को, यानी कि 1 साल का साधारण ब्याज 1,000 रुपये। तो ये आपका क्या है, 6 साल का अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। तो आपको पता होना चाहिए अमाउंट बराबर आपका क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो अगर हमें प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट अगर कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा तो हम लोग रेट भी निकाल पाएंगे आसानी से। तो हमें क्या निकालना होगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 साल का मिश्र धन यानी कि अमाउंट में से 6 साल का साधारण ब्याज माइनस कर देंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका 6 साल का मिश्र धन है। तो 6 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का 1,000 है, तो 6 साल का कितना हो जाएगा, 6,000। तो 12,000 - 6,000 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6,000, यानी कि मूलधन कितना है, 6,000 है। अब हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1,000 रुपये। किस पर साधारण ब्याज लगता है, 6,000 रुपये पर। परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 300 - 300 चला गया, 100/6 आपका कितना हो जाएगा, 16.2/3% आपका 1/6 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वृत्तखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और इसका केंद्रीय कोण 125 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी परिधि का लगभग माप कितना होगा। क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो आपसे जो है एक सर्कल दिया गया है, इस जो है सेक्टर का आपका क्या पूछा जा रहा है, यानी कि इस वृत्तखंड का आपसे एरिया पूछा जा रहा है। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर दी गई है, और ये जो एंगल है वो कितना 125 डिग्री यानी कि 125 डिग्री है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर यानी कि ये जो इतना है इसका क्या निकाल लेते, परिधि निकाल लेते पहले। तो पूरे सर्किल के परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2πr होता है, 2πr। लेकिन यहाँ पर क्या है, थीटा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, θ/360 डिग्री करेंगे। तो सिर्फ आपका ये वाला परिधि निकलेगा, ये पूरा परिधि नहीं निकलेगा। तो पहले हम लोग ये परिधि निकाल लेते तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 × 22/7, त्रिज्या कितनी दी गई है 18, और थीटा कितना यहाँ पर 125 डिग्री है, बटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 20 डिग्री। आपका यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 25 25, आपका 2 से काटेंगे तो 4 बार में, यहाँ पर 2 से 11 बार में कितना आ जाएगा आपका, 25 × 11 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 275। 275/7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 7, यहाँ पर आपका शायद
नहीं सही है। चलिए यहाँ पर आगे जो है भाग करके देख लेते, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 7×3 = 21, 7×3 = 6, 6 आपका कितना आ जाएगा, 7 नमा आपका 63 हो गया, फिर आपका कितना आ गया 63 2, तो 7×2 = 14, 7×2 = 14 आपका कितना आ जाएगा, 7×2 = 14, फिर आपका 6 तो 7×8 = 56 या फिर 7×7 = 49, इतना आप बोल सकते कि इतना आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, इस सेगमेंट का, यानी कि ये जो है इसका परिधि आ गया। लेकिन इसमें क्या है, दो त्रिज्याएं भी तो है। अगर परिधि इतने का ही हमें पूरा चाहिए तो इसमें क्या आएगा, दो त्रिज्या भी इसमें क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। तो दो त्रिज्या की लंबाई कितनी है यहाँ पर, 18 सेंटीमीटर, ये आपकी 18 सेंटीमीटर, तो 18 कितनी होती है, 36 होती है। तो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 2 7 9 6 15 3 3 6 1 7, यानी कि 75.27 है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, लगभग एक पॉइंट में दिया गया है, यानी कि इसे हम लोग 75.3 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया कि tan a = 3/4 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वैसे तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं कि पर ये आपका बेस बाई क्या हो जाता है, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई आपका क्या हो जाता है, हाइपोटेनस होता है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि क्या करेंगे, पूरे को कॉस से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ भी कॉस से डिवाइड करेंगे, यानी कि कॉस ए से, और यहाँ भी क्या करेंगे, कॉस ए से, ऊपर नीचे दोनों जगह डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कॉस कॉस तो कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, एक, माइनस साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, tan a बाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी कॉस ए, यहाँ भी क्या करेंगे, आपका कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक, प्लस क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर tan a का वैल्यू दिया गया, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1 - 3/4, 1 + 3/4। हल करेंगे कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1/4, और 4 और 3 7/4, 4 4 चला गया, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/7। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि समीकरण x × 1 का यहाँ पर मॉड दिया गया बराबर 0 है, तो सभी धनात्मक हलों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या x × 1 बराबर क्या होता है, x मॉड रहेगा, अगर निगेटिव में रहता तो फल पॉजिटिव में हो जाता, तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो x बराबर क्या है, 0, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और विकर्ण में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यानी कि इस तरीके से दिया हुआ है कि इसके भुजाओं की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस होते हैं, उनके डायगोनल आपस में क्या होते हैं, दोनों जो डायगोनल होते हैं वो दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो अगर इक्वली बाइसेक्ट करते तो अगर ये पूरी जो है डायगोनल की लंबाई 14 है, तो आधा की लंबाई यहाँ तक लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 7 सेंटीमीटर। ये आपकी 90 डिग्री, ये 25 है, ये 7 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मैंने काफ़ी बार आपको ये ट्रिपलेट याद करने के लिए बोल चुका हूँ, तो याद रखिएगा ये ट्रिपलेट 24, 25 और 7 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो अगर ये आधा 24 है तो पूरे डायगोनल की लंबाई कितनी हो जाएगी, आधा ही, क्योंकि ये जो अभी निकला वो आधा ही निकला है, तो कितना हो जाएगा, 48, यानी कि दूसरे डायगोनल की लंबाई 48 है। तो पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर आपसे, दूसरे विकर्ण की लंबाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछा जा रहा है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है, यानी कि पहला वाला डायगोनल इंटू दूसरा वाला डायगोनल होता है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हाफ इंटू d1 आपका कितना दिया गया था, 14, d2 कितना आया, 48। हल करेंगे, 2 से काटेंगे, 14 को 7 बार में चला जाएगा, 48 सतह आपका कितना आ जाएगा, 8 सतह 56, 7 चौक 28, और 5 कितना होगा, 33, यानी कि 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, वैल्यू पूछा जा रहा है। क्या यहाँ पर दिए गए tan 2 और 88, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। tan 3 और 87 मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि tan यहाँ पर 87 को cot 3 लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, cot 3 डिग्री लिख सकते हैं। cot 3 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 3 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan 3 डिग्री 1/tan 3 डिग्री कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। उसी तरीके से सभी जगह होगा, यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बीच में जो भी आती चली जाएगी वो क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये 45 डिग्री है, tan 45 का भी मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो सब आपका एक वैल्यू है, तो 1 1 1 कितना बार भी गुना कर दिया जाए वैल्यू आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए बी और सी अकेले किसी काम को करते हुए किसी कार्य को 15 दिन 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो वे एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए 15 दिन में कर सकता है, बी आपका 20 दिन में कर सकता है और सी आपका 25 दिन में कर सकता है। यहाँ पर क्या करेंगे, 15 का 25 का और 20 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका हो जाएगा 15 60 आपका कितना हो जाएगा 60 300 हो जाएगा। एलसीएम आपका 300 हो जाएगा। 300 को 15 से डिवाइड करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे 15 और 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। यानी कि ये बी सी की कार्य क्षमता आ गई। तो समय निकालने का मैंने फार्मूला क्या बताया था, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी, यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो टोटल कार्य करना कितना है, 300 काम करना है और तीनों का मिलाकर कार्य क्षमता कितना है, ए बी और सी, क्योंकि तीनों मिलकर ही काम करेंगे तो कितना है कार्य क्षमता। तो 20 और 15 35 और 12 कितना है 47, यानी कि टोटल काम करना 300 है और तीनों मिलकर 47 की कार्य क्षमता से काम करेंगे। तो 300 बटा 47 डेज में आपका क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ए क्यू माइनस बी क्यू है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू हल करेंगे तो आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। वैसे तो आप यहाँ पर क्यूब भी पूरा निकाल कर माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर क्यूब निकाल लीजिएगा तो थोड़ा और आसानी हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है, ए बी होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया, ए क्यू बी माइनस बी क्यू दिया गया। तो ए माइनस बी यानी कि 13 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अंदर में ए स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए बी, तो 13 चौक कितना हो जाएगा 52। नीचे आपका कितना है 2, 8 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि -4। तो 13 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 9 से 9 आपका क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन दे देंगे, माइनस नहीं भाग है आपका, भाग है तो भाग को यहाँ पर गुना में चेंज कर लेते हैं। भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिखेंगे यहाँ पर। माइनस यहाँ पर आपका ब्रैकेट का हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 छक 54, 54 और 2 आपका कितना हो जाता है 56। हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से सभी को जोड़ेंगे तो 9 6 15 2 17 1 16 1 17 5 22 1 कितना हो जाएगा 23 बटा 8 माइनस कितना हो जाएगा 56। हल करेंगे कितना आ जाएगा 56, 237 माइनस 8 छक आपका कितना हो जाएगा 48, 4 8 25 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। यहाँ पर कितना आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाले आपकी बड़ी है संख्या। तो 8 में से 7 गया 1, यहाँ पर फिर आपका 4 3 1, 4 में से 2 गया 2, यानी कि -2 से 11 बटा कितना आएगा आपका 8 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री है, बी का 45 डिग्री है, कोण सी का मान क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे हल्का क्वेश्चन अब तक का ये एनटीपीसी का। 2 एंगल दिया गया है, तीसरा एंगल आपसे पूछा जा रहा है। मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 2 एंगल का सम यहाँ पर कितना दिया गया है 30 और 45 डिग्री, कितना दिया गया है 75 डिग्री। तो अगर 180 में से 75 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना डिग्री होगा, 105 डिग्री होगा, जो कि सी का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 31 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंडियन नेचुरल गैस प्रोडक्शन अ टर्न आउट। ये आपका क्या है, ग्राफ है। ग्राफ में यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडियन नेचुरल गैस का जो है टर्न अराउंड दिया गया है, यानी कि प्रत्येक साल में जो है टर्न अराउंड कितना होता है, यानी कि कितने गैस का खपत ये सब होती है, ये आपका दिया गया। तो यहाँ पर पहले क्या दिया गया, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर दिया गया सभी, जैसे कि 11 से 12, 12 से 13, इस तरीके से सभी वर्षों में गैस का चेंज का ऑफशोर प्रोडक्शन और ऑनशोर प्रोडक्शन की यहाँ पर संख्या दी गई। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या दिया गया, टोटल गैस प्रोडक्शन दिया गया, यहाँ पर आपका चेंज परसेंट दिया गया, यहाँ पर आपका ऑफशोर प्रोडक्शन दिया गया, यहाँ पर आपका ऑनशोर प्रोडक्शन दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका सिर्फ ग्राफ है, ये आपका यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान नहीं देना, ये सिर्फ आपको देखने के लिए बनाया गया, ये आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। वैसे जो आपका ग्राफ में दिया गया उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, तो वो आपको यहाँ पर इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑफशोर उत्पादन में निम्न में से किस वर्ष
उसके भूतपूर्वी वर्ष की तुलना में उत्पादन में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि ऑफशोर आपका कहाँ पर है, यहाँ पर। ये आपका क्या, ऑफशोर प्रोडक्शन। इसमें हमें देखना है कि कौन से, यानी कि किस फाइनेंशियल ईयर में जो है आपका गिरावट सबसे अधिक दर्ज की गई है। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर टोटल कितने साल है आपका, 3 3 6 7 साल है। तो 7 साल में हमें क्या करना है, 3 साल हटा देना जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन में है वो तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। तो कौन कौन हटाएंगे, 11 12 तो आपका होगा ही नहीं कभी भी, 12 13 दिया गया, 13 14 14 15 15 16 दिया गया, नीचे वाले आपके 2 नहीं दिए। यानी कि इन चारों को हमें क्या करना है, सिर्फ चेक करना है। तो इसमें जो है क्या हुआ, यहाँ पर गिरावट कितने देखने को मिली है, तो 38.47 माइनस 31.80 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 7 और 8 6 14, यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर 7 में से गया 6, यानी कि 6.67 की क्या आ गई, गिरावट आ गई। फिर अगले साल में कितने की गिरावट आई यहाँ पर से, तो एक आपका यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पर से आपके कितने हो गए, यहाँ पर 6 5 11, यानी कि 5.41 की गिरावट आई। फिर अगले बार में कितने की गिरावट आई, इसमें तो लगभग आपका कितना आ रहा है, लगभग 2 दशमलव समथिंग आएगा, और यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, यहाँ पर 1 दशमलव समथिंग आएगा। तो सबसे अधिक हमें गिरावट कहाँ देखने को मिल रही है इस साल में, यानी कि 6.67 में, किस में है, 12-13वें साल में है, यानी कि 12-13वें फाइनेंशियल ईयर में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये आपका क्या है, ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2013 से 14 में ऑफशोर उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसमें हमें देखना, 13 से 14, और किसका देखना, ऑफशोर प्रोडक्शन, यानी कि इसका देखना है। तो ऑफशोर प्रोडक्शन, इसमें जो है कितने प्रतिशत की गिरावट आई, तो गिरावट पहले कितने की आई है यहाँ पर, तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, पहले पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने माइनस किया तो कितना था, 5.41 था, यानी कि 5.41 की क्या आई है, गिरावट आई है। कितने में, 31, क्योंकि पिछले से हमें तुलना करना है, तो कितने में, 31.80 में। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, दोनों हट जाएंगे, 0 0 चला गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 318 से डिवाइड कर देंगे 5 4 1 0, क्योंकि 10 गुना हो जाएगा, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले एक बार में 318, 8 और 3 11, आपका यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर 0, 3 7 21, यानी कि लगभग आपका कितना आ जाएगा, 17% आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ये आपके ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सभी वर्षों के दौरान कुल ऑनशोर उत्पादन कितना रहा, यानी कि ये जो आपका क्या ऑनशोर उत्पादन टोटल कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, सभी का योग निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो योग यहाँ पर से ही निकाल लेते हैं, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 7 1 8 9 8 17 3 20 5 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28 2 8 7 15 2 17 8 25 अच्छे 31 और 2 कितना हो जाएगा, 33 3 आपका 9 चौक 36 36 और 16 कितना हो गया आपका, 36 और 16 आपका हो जाएगा 52 52 और 10 62 और 3 कितना हो जाएगा 65, यानी कि 65.38 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ये आपका क्या है, ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान ऑनशोर उत्पादन की वृद्धि दर जो है सर्वाधिक रही है। किसे हमें देखना, ऑनशोर उत्पादन में किसकी वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, यानी कि सबसे अधिक वृद्धि जो है किस फाइनेंशियल ईयर में हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 ही वर्ष है, बाकी वर्षों को हटा देंगे, 11 12 नहीं है, कौन कौन है, 12 13 13 14 15 16 16 17, यानी कि 16 17 भी आपका है। तो 12 13 13 14 14 15 नहीं है, ये आपका नहीं है। फिर आपका 17 18 नहीं है, यानी कि इन तीनों को हमें चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर देख लेते कितने की वृद्धि हमें देखना है। यहाँ तो क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि ये तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। 12 13 तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, वृद्धि देखना है। यहाँ पर क्या हो रहा था, कमी हो रहा था। फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितने की हो रही है वृद्धि, तो इधर से 0.13 और 1, यानी कि पॉइंट कितना हो गया, 14 की वृद्धि हुई। किसमें, आपकी यहाँ पर से 13 14 में वृद्धि हुई है। फिर अगला देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी 14 15 में तो कमी हो रही है। तो ये आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। वैसे तो आपको इसे चेक भी नहीं करना था। यहाँ पर जो है अब देखेंगे इस यहाँ पर किसमें, 15 16 में। 15 16 में यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है आपकी, 15 16 में आपकी यहाँ पर हो गई 23 और उधर 21, यानी कि कितनी हो गई है, 44, 0.44 की वृद्धि हुई है। फिर हमें यहाँ पर इसका देखेंगे वृद्धि 15 16 17 में, तो आपका कितने की हुई है,
तो यहाँ पर आपकी हो गई 23, 23 और 2 आपका कितना हो जाता है 25, आपका कितना हो जाएगा 60 और 2 62, यानी कि 0.62 की क्या हो गया है वृद्धि हो गया। तो सबसे अधिक वृद्धि हमें कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ पर सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली, यानी कि 16-17 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।